नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से टेराकोटा के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। टेराकोटा क्या होता है, सबसे पहले हमें इसे जान लेना आवश्यक होगा। टेराकोटा का अर्थ होता है, टेरा मीन्स होता है पृथ्वी और कोटा का अर्थ होता है पके हुए, यानी टेराकोटा का अर्थ पकी हुई मिट्टी से होता है। इस प्रकार यह एक स्थानीय मिट्टी से बने मिट्टी के बर्तन या हम ये कह सकते हैं छिद्रपूर्ण मिट्टी के बर्तनों का एक प्रकार है। छिद्रपूर्ण का मतलब होता है हनी कॉम्बिंग, यानी उसमें छेद हों उस पे, तो उसे हम छिद्रयुक्त या झरझरा भी उसको कहते हैं। यह नरम होता है और चाकू से खुरसने पर आसानी से स्क्रैच्ड हो जाता है, या नाखून से भी अगर हम उसको खुरचेंगे तो उस पर एक स्क्रैच का निशान या स्क्रैच हो जाता है, निशान पड़ जाता है, तो इसे हम टेराकोटा कहते हैं। वैराइटीज़ ऑफ टेराकोटा। टेराकोटा की सामग्री दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला हमारा आता है पोरस टेराकोटा। पोरस टेराकोटा या छिद्रपूर्ण टेराकोटा, जिसे हम तैयार करने के लिए ढलाई के चरण से पहले, यानी उसकी जब कास्टिंग करते हैं, हम कोई सामग्री बनाते हैं, तो उससे पहले मिट्टी में जो है हम लकड़ी की डस्ट को मिला लेते हैं या कॉर्क को मिला लेते हैं महीन, और इस तरह जब मिट्टी की सामग्री को या उस पॉट को या बर्तन को या किसी अन्य सामान को उससे बना हुआ जो हो, उसको अगर हम जलाते हैं किसी भट्टी में, तो उसमें से जैविक कण जो होते हैं, कॉर्क या लकड़ी जो होती है, वो जलकर समाप्त हो जाती है और वो एक झरझरा या छिद्रपूर्ण जो है टेराकोटा बन जाता है। इस प्रकार इस सामग्री में जो है लीप पोर्स बन जाते हैं और छिद्रयुक्त जो टेराकोटा है वो एक फायर प्रूफ और साउंड प्रूफ सामग्री के रूप में कार्य करता है, या कहें हम वो फायर प्रूफ हो जाता है, उसमें आग लगने की संभावना कम रहती है फिर, और साउंड प्रूफ भी बन जाता है। किसी नाखून या शिकंजे आदि से आसानी से उसको छीला या काटा जा सकता है, या उसको घिस भी सकते हैं हम, और वज़न में ये हल्का होता है, लेकिन यह संरचनात्मक रूप से कमज़ोर होता है, यानी उसमें स्ट्रेंथ कम होती है, मजबूती कम होती है पोरस टेराकोटा में। उसके बाद पॉलिश्ड टेराकोटा। पॉलिश्ड टेराकोटा, इसे फाइन टेराकोटा या फाइनेस के रूप में भी हम जानते हैं। ये टेराकोटा विविधता को मानने के लिए सामग्री को लगभग हम 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको जो है तापमान पर या गर्म करके जलाते हैं। इस पहली ब्यूरिंग को हम बिस्किटिंग के रूप में जानते हैं, यानी जलाने की जो क्रिया होती है उसको बिस्किटिंग करना भी कहा जाता है या ब्यूरिंग करना भी कहा जाता है। बिस्किटिंग के चरण में हम सामग्री को फिर चरण समाप्त होने पर सामग्री को जो है भट्ठे से जो है निकाल देते हैं और उसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर ग्लेजिंग कंपाउंड के साथ उसको लेपित करते हैं, यानी उस पर कांच की लेयर जो है हम चढ़ाते हैं और लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पुनः या दोबारा जो है भट्टी में फिर से उसको जलाया जाता है या पकाया जाता है। विभिन्न रंगों में फीलिंग सेविलेबल होती है और टेराकोटा की जो बेहतर गुणवत्ता होती है वो इसमें आती है, यानी वो इतना हार्ड और मजबूत हो जाता है और शाइनिंग उसमें आ जाती है कि वो देखने में बहुत सुंदर लगने लगता है। इसका उपयोग हम भवनों में या औद्योगिक क्षेत्रों में
सजावटी उद्देश्य के लिए या सजावट के रूप में करते हैं। और ये टेराकोटा यानी पॉलिश टेराकोटा जो होता है, इस पे वायुमंडलीय स्थितियों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, यानी ये वायुमंडल या वातावरण के प्रभाव से अप्रभावित रहता है और मजबूत रहता है। एडवांटेजेस ऑफ टेराकोटा, इसके क्या एडवांटेज हैं यानी लाभ क्या होते हैं टेराकोटा के हमारे। टेराकोटा को हम एक टिकाऊ सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं और ये अलग अलग कलर्स में भी उपलब्ध होती है और विभिन्न जो कपड़ा होता है हमारा ऑर्डिनरी पतला कपड़ा होता है उसकी तुलना में ये बहुत सस्ता हमें पड़ता है और आसानी से साफ़ भी हो जाता है। उसको साफ़ भी कर सकते हैं हम अगर गंदा हो जाए, और किसी भी आकार में या किसी भी ढांचे में उसको ढालकर उसी के अनुरूप बना भी सकते हैं हम। और टेराकोटा फायर प्रूफ होता है, इसलिए आसानी से आरसीसी के काम के साथ इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। और वज़न में हल्का होता है ये, और वायुमंडलीय प्रभावों और एसिड से प्रभावित नहीं होता है, यानी उस पर एसिड या वायुमंडल का किसी प्रकार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पत्थर के अधिकांश प्रकारों से बेहतर अपक्षय क्रिया को सहने में सक्षम होता है, यानी पत्थर की तरह कोई भी उस पर क्रिया होती है तो उसको भी वो आसानी से सह लेता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं टेराकोटा के, यानी हानियाँ भी हैं। इसके जो मेन हानि ये हमको होती है कि इसका जो कार्य की प्रगति होती है, यानी हम कोई निर्माण कार्य करते हैं भवन से संबंधित या कोई अन्य संरचना का निर्माण करते हैं तो उस समय हम इसको कार्य के दौरान फिक्स नहीं कर पाते हैं। इसको हम तभी फिक्स कर पाते हैं जब हमारा वर्क पूरा हो जाता है या अंतिम चरण में होता है, लास्ट स्टेज में होता है, तब हम इसको लगा पाते हैं। और यह अमूमन सूखने पे, यानी जब टेराकोटा को बनाते हैं और जलाते हैं उस समय इसमें सिकुड़न जो है पैदा हो जाती है, तो इसका मुड़ने का खतरा भी रहता है या ये मुड़ भी जाता है। उसके बाद यूजेज ऑफ टेराकोटा, टेराकोटा का प्रयोग हम सामान्य रूप से खोखले टेराकोटा ब्लॉकों के रूप में भी करते हैं, विभिन्न प्रकार के सजावटी उद्देश्य के लिए करते हैं, जैसा कि फेसिंग ऑफ वर्क होता है, यानी भवन के सामने जो दीवार होती है उसका एलिवेशन होता है, उस पर फेसिंग वर्क कर सकते हैं हम। आर्च बनाते हैं हम घरों में या मेहराव बनाते हैं तो उस पर हम इसको लगाते हैं। कॉर्निशेस बनाते हैं हम विभिन्न प्रकार की, तो उन कॉर्निशेस पे इसको सजावटी रद्दे के रूप में लगाते हैं। कॉलम्स बनाते हैं हम, पिलर, भवन में पिलर या कॉलम होते हैं, उन कॉलम्स के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। या इसी प्रकार से किसी अन्य जगहों पर भवन में इसका आवरण जो है या कवरिंग हम इस पर लगा सकते हैं। इसके द्वारा यह सभी प्रकार के कार्यों में सजावटी वर्क जो होता है उसमें प्रयोग कर सकते हैं इसको हम। इसका उपयोग हम पत्थरों के स्थान पर भी सजावट के रूप में कर सकते हैं। इमारतों में कॉर्निस है, स्ट्रिंग्स, कोर्स हैं, सील्स हैं, कोपिंग हैं, या पिलर के बेस होते हैं, खंबे के जो आधार होते हैं, फायर प्लेसेस होते हैं, चिमनियाँ जो होती हैं घरों के अंदर, फायर प्लेस जो होता है जहाँ हम आग जलाते हैं, उसमें भी हम इस टेराकोटा का प्रयोग करते हैं। अब इसमें अर्थनवेयर आता है, टेराकोटा का अगला भाग है ये भी। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, अर्थनवेयर शब्द का उपयोग मिट्टी से तैयार माल या वस्तु को इंगित करने के लिए ही किया जाता है, यानी उसी से मतलब है कि मिट्टी के बर्तनों से। इससे हम जो अर्थनवेयर है कम टेम्परेचर पे इसको जलाते हैं और धीरे धीरे इसको हम ठंडा करते जाते हैं। मिट्टी को हम आवश्यक मात्रा में रेत या कुचली मिट्टी, यानी उसको तोड़ के जो है
मिलाते हैं आपस में, और इस तरह सामरी जो मटेरियल होता है हमारा, उसका जोड़ सूखने और संकोचन को, उसका मतलब सिकुड़न को जो है रोकता है। अर्थनवेयर आमतौर पर नरम होता है और छिद्र युक्त होता है। जब इसे ग्लेजिंग किया जाता है या इसको ग्लेज्ड किया जाता है, कांचित किया जाता है, तो ये पानी रोकने में सक्षम हो जाता है या अभेद हो जाता है। मान लीजिए इससे पानी रिस नहीं सकता है, और एसिड या वायुमंडलीय प्रभाव से भी ये प्रभावित नहीं होता है। टेराकोटा एक प्रकार का जो होता है मिट्टी का ही हमारा बर्तन होता है, और अर्थनवेयर का उपयोग साधारण जो हमारे नाली के पाइप्स हैं, विद्युत केबल्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, या विभाजन ब्लॉक आदि जो हम हैं, इसी के द्वारा अर्थनवेयर के द्वारा बनाते हैं। उसके बाद आता है स्टोनवेयर। ये स्टोनवेयर का उपयोग हम अधिकतर जो आग्नेय वस्तुएं होती हैं, आग्नेय खंड होते हैं, उसके लिए तैयार किए गए माल या वस्तु को इंगित करने के लिए करते हैं। इन्हें हम पत्थर को कुचलकर या पत्थर को मशीनों में या चक्कियों में पीसकर अर्थनवेयर के साथ मिलाते हैं। इस तरह के मिश्रण को फिर हम हाई टेम्परेचर पे या उच्च तापमान पे जलाते हैं और धीरे धीरे उसको ठंडा कर लेते हैं। पत्थर के पात्र मिट्टी के बर्तन की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट और घने भी होते हैं। चमकता हुआ पत्थर का जो सामग्री होती है या पात्र होता है, वो मिट्टी के लिए अभेद हो जाता है और वायुमंडलीय प्रभाव से या एसिड से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब एक दूसरे से इसको हम टकराते हैं तो उसमें से ध्वनि की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? पत्थर के जो सामग्री है ये टिकाऊ होती है, मजबूत होती है और फ्लूइड्स में भी सहायक होती है। ये जो होती है फायर ब्रिक्स के समान होती है, यानी जो फायर ब्रिक्स होती हैं जिसमें आम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी के समान ये टेराकोटा होता है। स्टोन वेयर को आसानी से हम साफ़ रख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें जैसे कि हमारे घरों में सैनिटरी का सामान लगा होता है, जैसे वॉश बेसिन है, सीवर की पाइप है, टाइल्स हैं, वाटर क्लोजेट्स हैं, गली ट्रैप्स हैं, इन सबको जो है टेराकोटा के माध्यम से ही या टेराकोटा सामग्री का उपयोग करके हम लोग बनाते हैं। इनका उपयोग रसायनों को संग्रहित करने के लिए भी हम जार के रूप में करते हैं, यानी इनसे हम रसायन के जो अम्ल लवण क्षार होते हैं उनको रखने के लिए इसके लिए जार भी बनाते हैं। पोर्सोलिन यानी चीनी मिट्टी। पोर्सोलिन ठीक अर्थनवेयर की तरह ही होता है, लेकिन सफ़ेद, पतला और एक पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट होता है ये। और चूँकि चीनी मिट्टी के बर्तन का रंग सफ़ेद है, इसलिए यह वाइट वेयर के रूप में भी जाना जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने के लिए पर्याप्त शुद्ध और उच्च स्तर के ताप और प्लास्टिसिटी रखने वाली मिट्टी का हम उपयोग करते हैं, यानी इसकी मिट्टी बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, और एक विशेष प्रकार की मिट्टी हम इसके लिए सेलेक्ट करते हैं। कठोर, भंगुर और छिद्रपूर्ण पोर्सोलिन मिट्टी और फ्लेस्पर से तैयार करते हैं हम ज़्यादातर। उसके बाद रिफैक्ट्रीज आता है। अपवर्तक जो शब्द होता है, इसका उपयोग हम उन पदार्थों के लिए करते हैं जो उच्च तापमान का विरोध करने में सक्षम होते हैं, यानी वो हाई टेम्परेचर को सह सकते हैं आराम से ज़्यादा टेम्परेचर को सहने की उनमें शक्ति होती है। इनके जो गुण होते हैं उसमें तापमान में तेज़ी से बदले गए थर्मल प्रतिरोध के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध करने वाला ये होना चाहिए, और इसकी आयामी स्थिरता जो होती है, यानी उच्च मात्रा में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध तापमान इसका उत्कृष्ट होना चाहिए। बिना टूटे या ख़राब हुए इसको लंबे समय तक
जीवन देने वाला होना चाहिए और मजबूत अर्थात गर्म या ठंडी परिस्थितियों में कंप्रेसिव क्रशिंग नहीं होनी चाहिए इसकी आसानी से, और तन्य बलों का विरोध करने में इसको सक्षम होना चाहिए, और उच्च तापमान पर टुकड़ों में टूटने वाला इसको नहीं होना चाहिए, और इसका जो गलनांक है वो भी अधिक होना चाहिए, तभी वो अच्छा टेराकोटा माना जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, ये जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स है इनका वर्गीकरण हम सामग्री के आधार पर इसको दो तरीके से बांटते हैं। पहला रासायनिक गुणों के अनुसार तापमान के, और दूसरा तापमान के प्रतिरोध के अनुसार। अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करते हैं तो आग रोग सामग्री को रासायनिक गुणों एसिड है, बेसिक एंड नेचुरल के अनुसार हम 3 भागों में फिर इसको बांटते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर, यानी आग रोग सामग्री को तापमान का प्रतिरोध करने की उसकी क्षमता के अनुसार हम 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, जैसे कि निम्न गुणवत्ता और उच्च गुणवत्ता। फायर ब्रिक्स के निर्माण में कम गुणवत्ता वाली अग्निरोधक या रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाइनिंग मटेरियल्स है फर्नेसेस के लिए, और सामग्री जो इस होती है इसका जो गलनांक होता है या ये कितने टेम्परेचर पर गलती है, तो इसका गलनांक जनरली 1580 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। शुद्ध मिट्टी से युक्त जो उच्च गुणवत्ता वाली रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स एल्यूमिना है, मैग्नीशिया नाइट्राइट या कार्बाइड के इसमें शुद्ध ऑक्साइड होते हैं। ये धातुएं लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पिघलती हैं और इनका उपयोग अपवर्तक के रूप में किया जाता है। ऐसी धातुएं मोलिब्डेनम, टंगस्टन और जिरेनियम आदि हैं। इन धातुओं और उनके मिश्र धातुओं का उपयोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के रूप में हम लोग करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली अग्निरोधक सामग्री उच्च तापमान पर भी स्थिर रहती है और उसका उपयोग आधुनिक जैसे हवाई जहाज़ है, रॉकेट है, जेट आदि का निर्माण में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये सामग्री या तो शुद्ध मिट्टी या धातुओं या मिट्टी के धातुओं के संयोजन से बनी होती है। इसमें एक सरमेट शब्द का प्रयोग होता है। चीनी मिट्टी के जो पात और धातुओं से मिला होता है, मिट्टी और धातुओं के संयोजन वाली रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के लिए हम इसका उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, जिसमें सामान्य रूप से 80% मिट्टी और 20% यानी 20% जो है धातु होती है। सरमेट्स के लिए नियोजित सामान्य धातुएं जैसे एल्युमिनियम होता है, क्रोमियम होता है या कोबाल्ट या लोहा आदि होते हैं। सरमेट्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जहां तापमान में अचानक बदलाव के कारण झटके का विरोध करना होता है या विरोध किया जाता है। हाई वोल्टेज पोर्सोलिन, कार्बन एंड ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। कार्बन, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये उच्च क्वालिटी का अग्निरोधक रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है, लेकिन यह उच्च तापमान पर ऑक्सीडाइज होता है। इसका यूज हम इलेक्ट्रोड बनाने और परमाणु रिएक्टर रॉकेट के निर्माण में करते हैं। उसके बाद कार्बन ब्रिक्स आती हैं। कार्बन ब्रिक्स ये पाउडर कोक और टार को के द्वारा जो है तैयार की जाती है और उच्च तापमान का प्रतिरोध कर सकती है। इसका प्रयोग हम विद्युत की भट्टी के अस्तर की सामग्री के रूप में
करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक जो भट्टियाँ होती हैं उसमें लाइनिंग लगाने के लिए या अस्तर लगाने के लिए कार्बन ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। कार्डियराइट चीनी मिट्टी या कार्डियराइट पोर्सोलिन, इसमें 22% एलुमिना होता है, 35% क्ले और 43% सिलिकेट मैग्नीशिया होता है। यह झरझरा या छिद्रपूर्ण, आंशिक रूप से झरझरा या ग्लेज्ड रूप में उपलब्ध रहता है। इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक भट्टी, आग रोक ईंटों यानी फायर ब्रिक्स आदि के लिए करते हैं। सिएटेटिक पोर्सोलिन, इसमें मैग्नीशिया आदि के 70 से 90% तक सिलिकेट्स होते हैं। इसका प्रयोग हम उच्च तीव्रता वाले विद्युत प्रवाह वैक्यूम ट्यूबों के लिए विद्युत इंसुलेटर के रूप में करते हैं। जिरकॉन पोर्सोलिन, ये 45 से 60% जिरकॉन और 15 से 30% मिट्टी और 15 से 30% सिलिकेट इसमें मिक्स होता है। उच्च तापमान पर इसका डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निरंतर अच्छा रहता है और इसका यूज़ हम ज़्यादातर गाड़ियों के या इंजन के अंदर जो स्पार्क प्लग होता है उस स्पार्क प्लग को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एसिडिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, इसमें फायर क्ले होती है। इसका प्रयोग महत्वपूर्ण जो घटक है इसका वो एलुमिना और सिलिका होता है। इसका यूज़ हम फायर ब्रिक्स, क्रूसिबल और भट्टियों के लिए लाइनिंग के रूप में या अस्तर के सामग्री के रूप में या हॉलो टाइल्स आदि के निर्माण के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है क्वार्टराइज प्रॉपर्टीज़। क्वार्टराइज यह एक कायांतरित चट्टान का पत्थर है, यानी ये कठोर होता है और भंगुर भी होता है। कठोर के साथ भंगुर होता है और क्रिस्टलीय और कॉम्पैक्ट होता है, सघन होता है, ज़्यादा कठोर होता है। अगर इस पर चोट करेंगे तो ये टुकड़े टुकड़े में विभक्त भी हो जाता है आराम से। और इसका जो गलनांक होता है वो 1650 डिग्री सेंटीग्रेड से 1720 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलग अलग होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ है, ये चट्टानों से निकाला जाता है क्वार्टराइज, इसलिए उसका टेम्परेचर जो गलनांक होता है वो अलग अलग होता है। इसका यूज़ हम जनरली इलेक्ट्रिक जो भट्टी होती है उसमें अस्तर या लाइनिंग के रूप में करते हैं। उसके बाद आता है सिलिका। सिलिका नदी के तल से जो है प्राप्त किया जाता है। इसमें कुछ जो है इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियाँ भी मिक्स रहती हैं और इसका टेम्परेचर 1730 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये 1730 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पिघलना शुरू होता है। इसका उपयोग हम ईंट, कोक ओवन तैयार करने के लिए या ग्लास भट्टियाँ जो होती हैं उसकी लाइनिंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। बेसिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, डोमोलाइट, यह चूने मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसका गलनांक 2300 डिग्री सेंटीग्रेड और 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलग अलग होता है। इसका यूज़ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के लिए हम करते हैं। उसके बाद मैग्नीशिया आता है। मैग्नीशिया क्रिस्टलीय रूप में उपलब्ध होता है और 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। इसका उपयोग हम मैग्नीशिया ईंटों को तैयार करने के लिए करते हैं। नेचुरल रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, यह मिट्टी और बारीक मिट्टी के साथ मिलाया जाता है और इसका गलनांक जो होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये थोड़ा गंदे रूप में हल्का सफ़ेद होता है या भूरे लाल रंग का एक गाढ़ा पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होता है, बॉक्साइट। इसका उपयोग हम सिलिका के अधिक प्रतिशत वाले फायर ब्रिक्स को तैयार करने के लिए करते हैं। कार्बन ये 3 रूपों में उपलब्ध होता है और अनाकार कार्बन ग्रेफाइट या हीरा के रूप में
ये मिलता है हमें। इसका गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सबसे कठोर जो होता है अन्य पदार्थों की तुलना में, और सक्रिय कार्बन शोषक और उत्प्रेरक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, और भट्टियों में अस्तर सामग्री के रूप में भी इस कार्बन का हम प्रयोग करते हैं। क्रोमाइट, यह लोहे और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। इसके पिघलने का जो टेम्परेचर इसका होता है वो 2180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यह सबसे शक्तिशाली नेचुरल रिफ्रैक्टिव मटेरियल सामग्री है। फ्रोस्टाइट, ये आसानी से नहीं फैलता है और इसका तापमान अच्छी तरह से उच्च तापमान जो है ये अपना बनाए रखता है, और इसका गलनांक जो होता है 1890 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग हम अधिकतर कॉपर को पिघलाने के लिए भट्टी में इसका उपयोग करते हैं। उसके आज जो मैंने प्रशिक्षण आपको प्रदान किया उसमें मैंने टेराकोटा के बारे में आपको प्रशिक्षण दिया, जिसमें वैरायटीज़ ऑफ टेराकोटा, पोरस टेराकोटा, पॉलिश टेराकोटा, एडवांटेज ऑफ टेराकोटा, डिसएडवांटेज ऑफ टेराकोटा और यूजेज ऑफ टेराकोटा, अर्थनवेयर, स्टोनवेयर, पोर्सोलिन और रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स के बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज़, according to resistance of temperature, high voltage porcelain, carbon and graphic carbon bricks, क्रोडाइट और पोर्सोलिन, सिएटिक पोर्सोलिन और जिरकॉन पोर्सोलिन के, और एसिडिक रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, फायर क्ले, क्वार्ट्राइज, सिलिका, बेसिक रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, मैग्नीशिया, डोमोलाइट, नेचुरल रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, बॉक्साइट, कार्बन, क्रोमाइट, फ्रोस्टाइट आदि का प्रशिक्षण दिया। आज जो मैंने प्रशिक्षण आपको प्रदान किया उसका संदर्भ मैंने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया निमी की ई बुक से प्रयुक्त किया था। आज जो मैंने प्रशिक्षण प्रदान किया आपको, मुझे आशा है कि भविष्य में वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।